Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. नी हुसैन, वेनिंग और वांगजी इतना तो समझ चुके थे कि विंग किसी बात से बहुत ज़्यादा डर चुका है और वो बात वांगजी से रिलेटेड है। बट वांगजी खुद इस बात को समझ नहीं पाया था कि आखिर विंग उससे कैसे डर गया। खैर वही दूसरी तरफ नी हुसैन ने विंग को जैसे तैसे करके फिर से सुला दिया था और वो बाहर आया था। वो फिर से वांगजी से वही सवाल पूछता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है और उसने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो इतना डरा हुआ है। वांगजी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान था विंग की ये हालत देखकर, वो इरिटेट होते हुए नी हुसैन की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्ट आउट नहीं कर देता। नी हुसैन एक डीप ब्रेथ लेता है और वांगजी को काम डाउन करते हुए कहता है, वो किसी के होने की बात कर रहा है जिसकी आइज लाल है। ऐसा कौन है यहाँ? मतलब मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी इंसान की आंखें लाल होती हैं। ऐसा होता भी है तो बहुत रेयरली होता है और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के आसपास कोई रेड आई पर्सन है। तो क्या इस बारे में तुम कुछ जानते हो? वांगजी डीप ब्रेथ लेता है और नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ऐसा कोई इंसान हम दोनों के आसपास है भी तो वो रात को 3 बजे हम दोनों के रूम में क्या करेगा? वेनिंग वांगजी की तरफ देखता है और नी हुसैन की तरफ देखते हुए फिर से कहता है, हाँ ये भी बात सही है, कोई पर्सन इसकी रूम में रात को 3 बजे क्यों आएगा? उसे मरना थोड़ी ना है। ये सुनना था कि वांगजी और नी हुसैन दोनों भी वेनिंग की तरफ देख रहे थे। वेनिंग ने अपने शोल्डर को रेज करते हुए कहा, तुम्हें लगता है ये डेविल रात को 3 बजे अपने रूम में किसी और अल्फा को देखेगा और ये सही रहेगा? मैं कंफर्म हूँ कि ये उसकी जान ज़रूर लेगा, क्योंकि इसके विंग को कोई और देखे ये भी इसे मंजूर नहीं है, तो रात के वक्त इसके रूम में घुसने की हिम्मत कौन करेगा? नी हुसैन डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कहता है, हाँ ये तो सही है, पर फिर भी एक बात ये भी सच्चाई है कि विंग ने कुछ तो देखा है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। ऐसे ही वो तीनों भी बात करते करते वक्त गुजार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी भी रूम में सोया हुआ था और वांगजी, नी हुसैन, वेनिंग तीनों भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज वो तीनों भी मेंशन से बाहर ही नहीं गए थे। ऐसे ही वक्त गुजारते हुए अब करीबन रात के 9 बज चुके थे। आज सुबह से किसी ने कुछ खाना भी नहीं खाया था, इसलिए मेट्स ने सबके लिए डिनर प्रिपेयर कर दिया था। वांगजी विंग के लिए खाना लेकर जाना तो चाहता था, पर नी हुसैन ने उसे रोक दिया और खुद विंग के लिए खाना लेके जाने लगा, क्योंकि नी हुसैन बिल्कुल नहीं चाहता था कि वांगजी को देखकर विंग फिर से पैनिक हो जाए और नी हुसैन विंग से जो जानना चाहता है वो हुसैन पता ना कर पाए। इसीलिए उसने वांगजी से कहा कि वो और वेनिंग रूम के बाहर खड़े रहे और सिर्फ हुसैन ही रूम के अंदर जाएगा। वो दोनों भी इस बात के लिए मान गए और हुसैन, वेनिंग और वांगजी तीनों भी ऊपर चले गए। वेनिंग और वांगजी बाहर खड़े हो गए और हुसैन प्लेट लेकर अंदर चला गया। उसने विंग को धीरे धीरे जगाना स्टार्ट किया। थोड़ी ही देर बाद विंग जग भी गया। विंग ने हुसैन की तरफ देखा और अपने स्लीपी आइज से कहा, क्या हुआ? हुसैन ने स्माइल करते हुए कहा, विंग जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, तुम्हें खाना भी खाना होगा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। विंग ने नोट किया और वो खुद को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी ही देर बाद विंग बाहर आया और उसने हुसैन के हाथ से पूरा खाना भी खा लिया। हुसैन ने प्लेट को साइड में रखा और विंग के दोनों हाथों को टाइटली अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड करते हुए कहा, विंग एक्चुअल में हुआ क्या है और तुम वांगजी से डर क्यों रहे हो? जैसे ही वांगजी का जिक्र फिर से हुसैन ने किया, विंग के फोरहेड से स्वेट गिरने लगा। इसी से हुसैन समझ चुका था कि विंग वांगजी से कितना डर रहा है। हुसैन ने विंग की तरफ देखा और उसे अश्योर करते हुए कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, मैं वादा करता हूँ कि वांगजी तुम्हें हार्म नहीं करेगा। जैसे ही ये बात विंग सुनता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं वांगजी नहीं, वांगजी मुझे हार्म नहीं करेगा, वो कोई और है, वो बहुत खतरनाक है, उसकी आंखें लाल है, पूरी लाल। जानते हो तुम हुसैन, वो बहुत खतरनाक है। हुसैन फिर से विंग की वही बहकी बहकी बातें सुन रहा था। हुसैन ने
विंग की तरफ देखा और कहा, ऐसा कौन है जिसकी आंखें लाल है और वो बहुत खतरनाक है और रात को 3 बजे तुम दोनों के रूम में था? विंग ने हुसैन से कहा, वो इंसान नहीं है हुसैन, वो एक घोस्ट है। मैंने देखा, वो काली परछाई है, वो बहुत बड़ी है, वो वांगजी के ऊपर थी। ये सुनना था कि नी हुसैन उसके खुद के पसीने छूट चुके थे क्योंकि हुसैन घोस्ट से बहुत ज़्यादा डरता था। वहीं दूसरी तरफ वेन्निंग और वांगजी वो दोनों भी शॉक हो चुके थे। इवन वेन्निंग तो वांगजी की तरफ बहुत गौर से देख रहा था कि उसे भी कोई काला साया दिख जाए जिसकी लाल आंखें हैं, मतलब वो भी विंग के बातों पर कहीं ना कहीं यकीन कर पाए। पर वांगजी एज ऑब्वियस बिल्कुल सही सलामत वहाँ खड़ा था और उसके पीछे कोई साया वाया नहीं था। वेन्निंग वांगजी के ईयर के पास झुकते हुए कहता है, एक बात बताओ, क्या वांगजी विंग कहीं गिरा हुआ था या हो सकता है उसके सिर पर कोई चोट लगी हो? जैसे ये बात वांगजी सुनता है वो घूर के वेन्निंग को देखता है। वेन्निंग तुरंत ही चुप हो जाता है और अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मतलब ये बहुत बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, तुम्हारे पीछे घोस्ट, लाल आंखें, ये सब क्या है? वांगजी वेन्निंग की तरफ देखता है और एक शाय करते हुए कहता है, अगर ये बातें मुझे पता होती तो क्या मैं सच में उसकी प्रॉब्लम सॉल्ट आउट नहीं करता? अरे यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, ओमेगा है वो मेरा। वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन की पकड़ भी विंग के हाथों पर टाइट हो चुकी थी। उसने हकलाते हुए कहा, घोस्ट? तब विंग ने तुरंत अपने हेड को यस में शेक करते हुए कहा, हाँ घोस्ट, वो घोस्ट है। मैंने देखा, वो बहुत सा वांगजी की तरह ही दिखता है और वो बहुत खतरनाक है। बाहर ऑलरेडी वेन्निंग खड़ा था जो जानता था कि उसका खुद का ओमेगा भी घोस्ट से डरता है, इसीलिए अब वो खुद को बाहर होल्ड नहीं कर पाता और रूम के अंदर कदम रखता है। वो विंग और हुसैन के पास जाता है और विंग से थोड़ा सॉफ्ट पर लाउड टोन में कहता है, विंग, क्या सपना देखा है तुमने? क्या बातें कर रहे हो? घोस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता। और तुम घोस्ट कह किसे रहे हो? वांगजी को, वो सुबह से हमारे साथ है और मुझे तो उसकी तरफ देखकर किसी भी एंगल से वो घोस्ट नहीं दिखता। तुम्हें नहीं लगता तुम अपने अल्फा की बेइज्जती कर रहे हो? मतलब कम ऑन यार, वो हैंडसम है, किस एंगल से वो घोस्ट जैसे दिखता है? विंग वेन्निंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने कहा ना, मैंने जो देखा वही मैं बता रहा हूँ, वो सच में घोस्ट है। मैंने देखा, वो वांगजी के पीछे खड़ा था, इसीलिए तो मैं उससे डर गया, वरना मैं अपने अल्फा से क्यों डरूंगा यार। नी हुसैन तुरंत वेन्निंग की तरफ देखता है और डरते हुए कहता है, हाँ ये सच कह रहा है, कौन अपने अल्फा से डरता है यार? हो सकता है ना इसने सच में ये वेन्निंग ने कंप्लीट भी नहीं हुआ था और उसने नी हुसैन के सेंटेंस को बीच में ही काटते हुए कहा, जस्ट शट अप नी हुसैन, डॉक्टर हो यार तुम, खुद पर थोड़ा तो ध्यान दो। किस बात पर यकीन कर रहे हो? घोस्ट, वो भी आज के ज़माने में, मतलब कुछ भी। तुम दोनों ना पागल हो चुके हो और हमें भी पागल करना चाहते हो। ये सुनना था कि विंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं वो घोस्ट था, मैंने देखा, मैं सच में देखा, बिलीव करो मेरा। इतना बोलकर वो नी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, हुसैन मैंने सच में देखा, मैंने देखा। इतना बोलकर वो हुसैन को सीधा हक कर लेता है। वही हुसैन भी उसे बैक हक करता है और वेन्निंग अपने सिर पर हाथ मार लेता है। वही अब वांगजी भी रूम में एंटर कर चुका था। वो कुछ देर तो वहाँ शांत रहता है और बाद में अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, विंग। जैसे ही विंग वांगजी के मुंह से अपना नाम सुनता है वो तुरंत वांगजी की तरफ देखता है, पर इस बार वांगजी उसे बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। ये देखते ही विंग खुश हो जाता है और हुसैन को अपने आप से दूर करके तुरंत वांगजी के पास उठकर भाग के आता है और वांगजी के लगभग ऊपर जंप लगा देता है, जिससे वांगजी थोड़ा डिसबैलेंस तो हो चुका था पर उसने विंग को अच्छी तरीके से होल्ड कर लिया था। विंग टाइटली वांगजी को हक करता है और कहता है, अब वो नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरा अल्फा बिल्कुल ठीक हो चुका है। इतना बोलकर वो वैसे ही पीछे मुड़ता है और नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, देखो वो घोस्ट नहीं है अब। नी हुसैन, वेन्निंग और वांगजी तीनों भी विंग के बिहेवियर से टोटली शॉक हो चुके थे। ये अजीब नहीं है, मतलब सुबह ये डर रहा था, अभी ये गोद में चढ़ के कूद रहा है। नी हुसैन विंग की तरफ थोड़ा कन्फ्यूजनली देखते हुए कहता है, एक बात बताओ विंग,
क्या कहीं पर गिरते पड़ते आए हो क्या, या सर पे चोट लगा के रखी है? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उसके ऊपर घोस्ट आ, अभी कह रहे हो कि कुछ नहीं है। इनफैक्ट खुद उसके ऊपर घोस्ट की तरह चढ़ चुके हो। तुम्हारा कहना क्या है? विंग डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, तुम शायद मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच में कल रात वांगजी के पीछे कोई था और उसी ने मुझे वांगजी से दूर फेंका था। बिलीव करो मेरा, वरना मैं अपने अल्फा से ऐसा बिहेव क्यों करूंगा? तुम सब भी जानते हो कि मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ। खैर, अब इसके आगे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। रात ऑलरेडी हो चुकी थी, इसीलिए अब हर कोई अपने अपने रूम में जाकर सोने का ही डिसाइड करता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तो अब वो घोस्ट नहीं है ना मेरे ऊपर? वांगजी जब विंग से ऐसा पूछता है तो विंग तुरंत ही अपने हेड को नो में शेक करता है। तब वांगजी स्माइली कहता है, सॉरी मतलब स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, अब चलोगे मेरे साथ मेरे रूम में, मतलब हमारे रूम में? विंग अपने हेड को यस में शेक करता है। वांगजी वैसे ही अपने विंग को अपने रूम में लेके जाता है। वही वैनिंग और हुसैन एक रिलीफ की ब्रीथ लेते हैं और वो भी फ्रेश होकर अपने बेड पर सोने के लिए लेट जाते हैं। वही दूसरी तरफ विंग और वांगजी भी फ्रेश हो चुके थे और वो भी सोने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। विंग बेड पर लेट चुका था और वो वांगजी के आने का इंतज़ार कर रहा था। वही दूसरी तरफ वांगजी वाटर लेकर रूम में एंटर करता है। वो साइड टेबल पर वो वाटर का जग रख देता है और विंग की तरफ देखता है, जो स्माइल करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग के करीब जाकर बैठ जाता है और वो विंग के फेस को अपने हाथों से छूते हुए कहता है, तुम नहीं जानते विंग, तुमने मुझे सुबह बहुत डरा दिया था। जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर देखा ना, सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे जान से मार रहा है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है। वो वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, पर पता नहीं कैसे सच में मैंने कल कुछ देखा। वांगजी तुरंत ही उसे रोकते हुए कहता है, हो सकता है कुछ हो या हो सकता है कुछ ना भी हो, छोड़ दो, उस बारे में बात नहीं करते। विंग अपने हेड को यस में शेक करता है और वो धीरे धीरे वांगजी के फेस के करीब जाने लगता है उसे किस करने के लिए। नाइट का वक्त था, इसीलिए रूम की लाइट डिम थी और रूम की विंडो भी ओपन थी, मतलब बालकनी का वो ग्लास डोर ओपन था जहाँ से ठंडी हवा रूम में आ रही थी। अभी विंग और वांगजी के लिप्स के बीच में कुछ ही डिफरेंस बचा हुआ था। तभी वांगजी को एक स्ट्रॉन्ग पावर फील होती है, जैसे विंडो से किसी ने बहुत फोर्सफुली अंदर एंटर किया है और वो सीधा जाकर वांगजी से टकरा गया हो, जिससे वांगजी बेड से नीचे गिर चुका था। बाहर से बहुत तेज़ी से हवाएं बहने लगी थी और विंग के रूम की हालत भी उन हवाओं की वजह से बिगड़ने लगी थी। जो हल्की फुल्की चीज़ें थी वो इधर से उधर उड़ने लगी थी, दीवार पे लगी पेंटिंग्स हिलने लगी थी और साथ ही रूम के कर्टन्स भी बहुत ज़ोरों से हवा में लहरा रहे थे, जिससे माहौल बहुत खतरनाक हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी को तो समझ में ही नहीं आया कि अचानक विंग के पास से उसे दूर ढकेला किसने। वो विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ विंग भी वांगजी की तरफ देख रहा था। अचानक बदलता यह माहौल फिर से विंग को डरा चुका था। वो डरते हुए अपने आसपास देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी इस बार पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने क्लियरली ये महसूस किया था कि किसी ने उसे बहुत ज़ोर से फ्लोर पर फेंक दिया है। हवाएं बहुत तेज़ बह रही थी, जिस वजह से टेबल पर जो टेबल लैंप्स और बाकी कुछ हल्की चीज़ें रखी थी वो नीचे गिर रही थी और उसी के साउंड से तुरंत नी हुसैन और वेनिंग भी वांगजी के रूम के पास आ गए थे, पर विंग और वांगजी का रूम अंदर से लॉक था। नी हुसैन और वेनिंग डोर को नॉक कर रहे थे ताकि वो अंदर से डोर ओपन कर दे। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और वांगजी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वांगजी अचानक कुछ चीज़ नोटिस करता है और उसका ध्यान बेड के साइड रखे टेबल पर चला जाता है, जिस पर अभी भी वो फ्लूट रखी हुई थी और उसमें से ब्लैक स्मोक बाहर आ रहा था। जैसे ही ये बात वांगजी देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और उसी फ्लूट की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग वो इस पूरे माहौल से डर रहा था। विंग को बहुत डर लग रहा था, पर
वो अपने आसपास देख भी रहा था कि वो समझ सके कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे डोर पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत बेड से नीचे उतरता है और डोर की तरफ भागता है। वो डोर को ओपन करता है। तभी नी हुसैन, वेन्निंग अंदर आ जाते हैं। वो भी रूम का पूरा हाल देखकर शॉक हो चुके थे, क्योंकि सिर्फ इस रूम की ही हालत खराब थी, क्योंकि वो भी तो अपने रूम में थे, पर उनके रूम की हालत को कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी रूम में अचानक कोल्डनेस वो दोनों फील कर सकते थे। ऊपर से हवाएं भी बहुत ज़ोर से बह रही थी। नी हुसैन और वेन्निंग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ तुम दोनों को, और ये क्या हाल बना के रखा है रूम का। विंग डरते हुए नी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं, कुछ है। नी हुसैन रूम में आसपास देखता है। तभी उसकी नज़र वांगजी पे गिरती है, जो फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ था। नी हुसैन और वेन्निंग तुरंत वांगजी के पास जाते हैं और उसे फ्लोर से उठा देते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम फ्लोर पे क्या कर रहे हो। वांगजी भी इस बार थोड़ा डर चुका था। वो वेन्निंग की तरफ देखता है और स्ट्रांगली पर थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहता है कुछ सच में है। ये सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो चुके थे और वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कुछ है, कुछ फील किया मैंने, किसी ने मुझे बेड से नीचे धक्का दिया। जब मैं विंग के पास जा रहा था तब मुझे बहुत स्ट्रांग फोर्स फील हुआ और उसी फोर्स ने मुझे नीचे गिरा दिया। ये सुनना था कि वेन्निंग और नी हुसैन आसपास देखने लगे थे कि कुछ अगर है तो उन्हें भी तो दिखे, यही दोनों को क्यों दिख रहा है। यही सोचते हुए वो भी आसपास ढूंढने लगे। वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और उस फ्लूट की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है उससे ब्लैक स्मोक आ रहा है। नी हुसैन और वेन्निंग तुरंत उस फ्लूट की तरफ देखते हैं जिसमें सच में ब्लैक स्मोक आ रहा था। विंग भी अब उन तीनों के पास आ चुका था और वो भी उस फ्लूट की तरफ देख रहा था। ये देखकर उन चारों को भी डर लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लूट में से ब्लैक स्मोक कैसे बाहर आएगा। ऊपर से सिर्फ विंग और वांगजी के ही रूम की ऐसी हालत क्यों है, इनके ही रूम में क्यों इतना कोल्ड फील हो रहा है। ऊपर से जो कुछ भी है वो इन्हीं दोनों को क्यों डरा रहा है। खैर फिलहाल रात तो हो चुकी थी, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे। विंग और हुसैन बहुत ज़्यादा डर चुके थे, पर वेन्निंग और वांगजी वो दोनों भी थोड़ा काम होकर सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। वेन्निंग ने जाकर पहले तो गैलरी के ग्लास डोर को ऑफ कर दिया और बाद में उसने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा मेरे ख्याल से हमें बाहर जाना चाहिए, इस रूम में रुकना सही नहीं है, खासकर इस फ्लूट के पास। वो तीनों भी इस बात से अग्री करते थे, इसीलिए वो चारों भी उस रूम से निकल गए और उस रूम को अच्छी तरीके से लॉक भी कर दिया और वो चारों भी नीचे लिविंग हॉल में आकर बैठ गए। वांगजी और विंग साथ में बैठे थे, साथ ही नी हुसैन और वेन्निंग दूसरे साइड पे बैठे हुए थे। वेन्निंग विंग और वांगजी की तरफ देखता है और वरीड ट्यून में पूछता है कि उस फ्लूट को वांगजी कहाँ से उठा के लाया और ये सब उसके साथ हो क्यों रहा है। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और उसे ऑक्शन में हुई सारी बातें बता देता है और बाद में जो कुछ भी हुआ था उन दोनों के साथ वो सब वांगजी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। ये सुनते ही नी हुसैन वांगजी की तरफ और विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारा मतलब है कि ये सब कुछ उस फ्लूट की वजह से हो रहा है। विंग हुसैन की तरफ देखता है और कहता है पता तो नहीं, पर जब से वो फ्लूट आई है कुछ ना कुछ वियर्ड हो ही रहा है, पर जब से मैंने वो फ्लूट बजाई है तब से वांगजी पर ही उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। ये सुनना था कि सबकी नज़र अब वांगजी पे चली जाती है। वांगजी उन तीनों की ये वियर्ड आइज़ अपने ऊपर फील करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो तीनों की तरफ देखते हुए कहता है मैं रिलैक्स हूँ और इनफैक्ट बिल्कुल ठीक भी हो, तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, पर शॉकिंग मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी कुछ फील नहीं हो रहा। वेन्निंग एक डीप ब्रीथ लेता है और उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है मुझे तो ये बस फालतू बातें लग रही हैं। ये सुनते ही सबका ध्यान वेन्निंग की तरफ चला जाता है। वेन्निंग जो उन तीनों की भी शार्प गेज अपने ऊपर फील करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग करते हुए कहता है देखो वो फ्लूट तुम्ही ने कहा बहुत ज़्यादा पुरानी है। वही दूसरी तरफ कभी कभी इंसान स्ट्रेस होता है तो ऐसा होता है, इसीलिए तुम्हारा जो घर में इंसिडेंस हुआ उस पर रिएक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वही विंग भी आजकल काम में थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा है,
इसीलिए शायद वो ये सब इमेजिन कर रहा है। तब विंग वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है वो जो फ्लूट में ब्लैक स्मोक आ रहा है उसका क्या एक्सप्लेन करोगे। वेनिंग डीप ब्रेथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है सिंपल है, तुम्हें कहा वो फ्लूट बहुत पुरानी है तो वो ज़मीन में गड़ी हुई होगी। वो किस मटेरियल की है ये तो मैंने देखा नहीं, पर वो ऑब्वियसली वुडन की नहीं लगती, तो हो सकता है वो किसी ऐसे मटेरियल से बनी हो जो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करती होगी, इसीलिए शायद उसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा है। वांग जी वेनिंग की तरफ देखता है और अपने हेड को यस में शेक करते हुए कहता है हाँ, ऐसी बहुत सारी मेटल्स और बाकी चीज़ें हैं जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके रिएक्ट तो करती हैं, पर ब्लैक स्मोक क्यों। वेनिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अब उस फ्लूट के मटेरियल को मैंने देखा तो नहीं है तो मुझे ये तो नहीं पता, पर वो वुडन तो ऑब्वियसली नहीं लगती। विंग अपने हेड को नोट करते हुए कहता है हाँ, वो वुडन नहीं है, इनफैक्ट वो मुझे नहीं लगता कि मेटल भी है, और वो स्टील की भी नहीं लगती, वो किसी और ही चीज़ की बनी हुई है। वेनिंग रिलैक्स होते हुए कहता है देखो, विंग ने तो कंफर्म भी कर दिया कि ऑब्वियसली वो मेटल की नहीं है तो किसी और चीज़ से बनी होगी। वैसे भी वो बहुत पुरानी है और पुराने लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, तो हो सकता है वो बहुत दिनों से ज़मीन में भी, इनफैक्ट बहुत ईयर्स से ज़मीन में धसी हुई हो तो उस पर कुछ चीज़ों का इफ़ेक्ट भी हुआ होगा, शायद इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। यही एक्सप्लेनेशन देकर फाइनली वेनिंग और वांग जी थोड़ी देर के लिए ही सही पर विंग और नी हुसैन को शांत कर देते हैं। वही माहौल थोड़ा फिर भी टेंस हुआ था, इसीलिए वेनिंग विंग की तरफ देखता है और अपनी टीजिंग वॉइस में विंग को कहता है वैसे विंग एक बात बताओ, बाकी सब की एक्सप्लेनेशन है पर वांग जी के ऊपर तुमने भूत देखा, वो थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब मुझे ये सोचकर ही हंसी आती है कि वांग जी जैसा हैंडसम अल्फा और उसके ऊपर भूत, मतलब नज़ारा कैसा होगा। ये सुनना था कि विंग फिर से थोड़ा शिवर करने लगा था, पर फिर भी वो वेनिंग की तरफ देखते हुए बस अपने शोल्डर को रेस कर देता है। वेनिंग अपनी टीजिंग को कंटिन्यू करते हुए कहता है वैसे एक बात सच बताना विंग, कहीं तुम अपने अल्फा से परेशान तो नहीं हो गए ना, इसीलिए तुमने ये भूत पिशाच का नाटक किया ताकि तुम अपने अल्फा को छोड़ सको, क्या ऐसा कुछ है? हाँ बताओ बताओ। यह सुनना था कि विंग गुस्सा हो चुका था, साथ ही वांग जी भी। विंग वेनिंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वांग जी को कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे छोड़ने के लिए मुझे ऐसे सिली रीजंस की ज़रूरत नहीं है। मरते दम तक वांग जी मेरा ही रहेगा और मैं वांग जी का ही रहूँगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनना था कि वेनिंग शांत हो चुका था, लेकिन अचानक वो चारों भी कुछ फील करते हैं। वो देखते हैं कि माहौल धीरे धीरे कोल्ड होने लगा है और अचानक उस मेंशन के लिविंग हॉल में भी ठंडी हवाएं बह रही है, जबकि सारे डोर्स विंडोज ऑलरेडी बंद है। वो चारों भी शॉक से खड़े हो गए थे और अपने आसपास देख रहे थे, क्योंकि वो चारों भी वो ठंडी हवाएं अपने ऊपर फील कर सकते थे। नी हुसैन थोड़ा डर चुका था, वो अपनी हकलाती हुई जबान में कहता है ये क्या हो रहा है, ये हवा कहाँ से आ रही है, सारे मेंशन के डोर और विंडोज तो बंद है। वो चारों भी शॉकिंगली इधर उधर देख रहे थे। अभी आगे कुछ वो चारों कर पाते इससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस होती है और मेंशन में जितने भी लाइट्स ऑन थे वो सारे फ्लिकर होना स्टार्ट हो चुके थे। ये देखकर वो चारों भी लिटरली डर चुके थे और अपने आसपास देख रहे थे। वही विंग इतना डर चुका था कि उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया था। वही नी हुसैन ने भी यही किया था, उसने भी अपने अल्फा को टाइटली हक कर लिया था। वेनिंग और वांग जी वो दोनों भी थोड़ा परेशान थे, क्योंकि उन्हें अपने ओमेगास को भी संभालना था और ये क्या हो रहा है ये भी उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उन चारों के भी कानों में एक कोल्ड और हस्की वॉइस आती है, दूर हो जाओ। ये वॉइस सुनकर वो चारों अंदर तक शिवर कर चुके थे, क्योंकि वो वॉइस बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और पूरे मेंशन में गूंज चुकी थी। वो चारों भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है कौन हो तुम और मेंशन में कैसे घुसे?
इतना बोलकर वांग जी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गार्ड्स गार्ड्स। पर जैसे ही वांग जी तीसरी बार गार्ड्स को बुला पाता, इससे पहले बहुत जोर की आवाज होती है और मेंशन में जितने भी लाइट्स थे वो ब्लास्ट हो चुके थे। ये देखकर वो चारों और भी ज्यादा डर चुके थे। वांग जी और वेन्निंग दोनों ने भी अपने अपने ओमेगास को बहुत टाइटली अपने केज में पकड़ लिया था। फिर से वही हैवी और कोल्ड वॉइस आती है, उससे दूर हो जाओ, वो मेरा है, छोड़ दो उसे, वो सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर वो आवाज शांत हो चुकी थी, पर उस मेंशन में वो आवाज अभी भी गूंज रही थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.